बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। एम.ए. उर्दू साल दोम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का ये 19वां लेक्चर है, जिसमें आप इसमें मस्दर और उसकी अक़साम के मुताल्लिक़ जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इसमें नकीरा को 10 मारूफ़ अक़साम में पेश किया था, जिसका खाका इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है और जिसके मुताबिक हमने सबसे पहले इसमें ज़ात और उसकी ज़ैली अक़साम यानी इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें जमा पर तफ़सीली रोशनी डाली। उसके बाद इसमें किनाया और इसमें इस्तिफ़हाम पर भी लेक्चर्स दिए गए, जबकि इसमें सिफ़त को 5 ज़ैली अक़साम यानी सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मुशब्बा, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी में तक़सीम किया गया और फिर कुछ लेक्चर्स इनकी वज़ाहत के लिए मुख्तस किए गए। हमारा आज का लेक्चर भी इसमें नकीरा ही की एक और किस्म यानी इसमें मस्दर से वाबस्ता है, जिसे इसमें मस्दर और उसकी अक़साम का हिस्सा अव्वल करार दिया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको याद होगा कि हमने इस मज़मून के अपने दूसरे लेक्चर में यानी जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें बनावट के लिहाज से इस्म की 3 अक़साम पेश की थी, यानी इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक़। और फिर उनकी तफसील बयान करते हुए हमने इसमें मस्दर की तारीफ़ के साथ साथ उर्दू में मस्दर की शनाख्त के बारे में भी जाना था। लिहाजा आज इसमें मस्दर और उसकी ज़ैली अक़साम के बारे में जानने से पहले बेहतर है कि आप उस लेक्चर को भी एक बार सुन लीजिए, यानी दोबारा सुन लीजिए, ताकि मस्दर के हवाले से आपकी साबिक़ा मालूमात ताज़ा हो सकें। जबकि हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ भी इसमें मस्दर के तारुफ़ से ही करेंगे और उसके बाद ही उसकी ज़ैली अक़साम पर बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मस्दर से क्या मुराद है। मस्दर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है सादिर होने की जगह, निकलने की जगह या बुनियाद और जड़ वग़ैरह, जबकि इल्म क़वाइद के एतबार से वो कलिमा जिससे मुख्तलिफ़ अफ़आल और अल्फाज निकलते हों और जो किसी काम के वक़ू को बेक़ैद ज़मान ज़ाहिर करे, इसमें मस्दर कहलाता है। जबकि कुछ मिसालें इस वक्त आपके सामने हैं मस्दर की। आप ये ज़हन में रखिए कि इसमें हरकत और काम मौजूद हो, लेकिन ये बेक़ैद ज़मान हो, यानी ज़माने की क़ैद से आरी हो, ज़माने की क़ैद उसमें मौजूद ना हो। आपके सामने कुछ मसादिर लिखे हुए हैं, जैसे आना, जाना, सोना, खाना पीना, ललचाना, फरमाना वग़ैरह वग़ैरह। एक और तारीफ़ देखिए कि डॉक्टर अबुल लैस सिद्दीक़ी जामिउल क़वाइद में मस्दर की तारीफ़ इन अल्फाज में करते हैं कि जो कलिमा किसी काम या हरकत का बयान हो और उसमें ज़माना ना पाया जाए, यानी उस काम और हरकत का कोई वक्त मुअय्यन ना हो, उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर की तारीफ़ इस तरह भी की जाती है कि मस्दर वो इस्म है जिसमें होना या करना या सहना बिला ताल्लुक़े ज़माना या बिला ताल्लुक़ ज़माने के समझा जाए, इसलिए कि जितने काम हैं सब में या तो होना पाया जाता है, जैसे उठना, बैठना, आना, जाना वग़ैरह। अब देखिए कि ये तमाम मसादिर जो हैं ये कुछ किसी काम के होने की निशानदेही कर रहे हैं ना। उठना, ये काम हो रहा है, बैठना ये भी हो रहा है, या करना जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना। अब देखिए कि ये जो मसादिर हैं इसमें काम करने का रंग पाया जा रहा है, यानी खाना भी काम किया जा रहा है, पीना ये भी किया जा रहा है, या सहना जैसे पिटना, लिपटना वग़ैरह। अब देखिए कि पिटना में भी सहने का रंग जो है वो मौजूद है। तो गोया इससे क्या साबित हुआ कि मस्दर में काम का होना, करना या सहना तो मौजूद हो, लेकिन ज़माना ना पाया जाए। तो अब अगर इन तारीफ़ात को आप बग़ौर देखें तो इनमें दो एक बातें
आपको अहम लगेंगी। जैसे नंबर 1, मस्दर वो इस्म है जिससे किसी इस्म और जिससे कई इस्म और फ़ेल बनते या निकलते हैं। यानी सबसे पहली अहम बात जो आपको इन दोनों तारीफ़ात में नज़र आई वो ये है कि मस्दर वो इस्म है जिससे कई इस्म और फ़ेल बनते या निकलते हैं, क्योंकि इसके मानी ही सादिर होने की जगह या निकलने की जगह के हैं। दूसरी अहम बात जो आप इन तारीफ़ात में देख सकते हैं वो ये है कि मस्दर वो कलिमा है जो किसी भी काम के वक़ू या हरकत को बेक़ैदे ज़मान ज़ाहिर करता है। यानी उस काम और हरकत से किसी भी ज़माने का तयन नहीं होता, यानी ये नहीं पता चलता कि ये काम माजी में हुआ, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। तो गोया सादा ज़बान में मस्दर से मुराद वो इस्म है जिससे फ़ेल का इजहार तो होता हो लेकिन फ़ेल के लवाजिम इसमें ना पाए जाते हों। अब फ़ेल के लवाजिम क्या है? आपको पता है कि फ़ेल का सबसे बड़ा लाजिमा जो है वो ज़माने और वक्त का उसमें मौजूद होना है। जैसे अगर कोई फ़ेल होगा तो उसमें हम देखते हैं कि या ज़माना हाल होगा या ज़माना माजी होगा या मुस्तकबिल होगा। जैसे खाता है, आपको पता है कि वो ज़माना हाल है, खाया ज़माना माजी है, खाएगा ज़माना मुस्तकबिल है। जबकि इसमें मस्दर में इस आपको नज़र आएगा कि फ़ेल का इजहार तो हो रहा है, यानी काम का करना होना या सहना तो नज़र आ रहा है लेकिन बिला लिहाजे ज़माना या बेक़ैदे ज़माना, क्योंकि इसमें नहीं पता चल रहा कि काम कब हो रहा है, ये कब होगा, ये कब हो चुका है। तो इसमें इससे क्या साबित हुआ कि मस्दर में फ़ेल का इजहार होता है लेकिन फ़ेल के लवाजिम इसमें नहीं पाए जाते और इससे आगे कई इस्म और फ़ेल बनते या मुश्तक होते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, रोना, ये तमाम मसादिर हैं और इनसे आगे कई अफ़ाल और अस्मा बनते हैं। जैसे लिखना मस्दर से लिखाई इस्म और लिखता है फ़ेल है, या लिखेगा ये भी फ़ेल हुआ। इसी तरह सीना एक मस्दर है, उस मस्दर से सलाई इस्म बना तो सीता है, सिएगा या सिया वग़ैरह जो है वो फ़ेल अफ़ाल बन गए उससे। अब इसके अलावा भी आप बहुत से मसादिर देख सकते हैं जैसे रोना, धोना, सोना, पाना, खाना, हंसना, खेलना, जागना, चलना, दौड़ना, तैरना वग़ैरह वग़ैरह जैसे मसादिर पर भी अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इन तमाम अस्माए मसादिर में किसी काम या हरकत का बयान तो है, ताहम ये हरकत और काम बेक़ैदे ज़मान है, यानी वक्त का यानी काम का वक्त और ज़माना मौजूद नहीं है, लिहाजा ये तमाम अस्मा मसादिर कहलाएंगे। उम्मीद है कि मस्दर की इन तारीफ़ात से आप पर वाज़े हो गया होगा कि मस्दर से क्या मुराद है। अब मस्दर की पहचान का क्या क़ायदा है, यानी उर्दू में हम मस्दर को कैसे पहचानते हैं। देखिए इतने सारे मसादिर आप को मैंने बताए भी या आपने पिछली स्लाइड्स में उन मसादिर की मिसालें भी देखी और मुख्तलिफ़ मसादिर मैंने आपके सामने पेश भी किए, आपके गोशगुजार भी किए। तो आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि हर मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना ज़रूर है। तो जनाब आपने ठीक समझा, उर्दू में मस्दर को पहचानने के दो बड़े कायदे या तरीक़े हैं। उनमें से पहला तरीक़ा या कायदा या पहली पहचान यही है कि उर्दू मसादिर के आखिर में हमेशा अलामत मस्दर नून अलिफ ना होती है। ठीक है, यानी नून अलिफ ना जो आखिर में आता है मस्दर के आखिर में, असल में वो अलामत है। अब वो एक अलग बात है कि बहुत से माहिरीन क़वाइद के यहाँ आपको ये भी नज़र आएगा कि असल में अलिफ जो है वो अलामत है और जब भी कोई वाहिद का सीगा होगा तो नून अलिफ ना आएगा। अगर वाहिद मुअन्नस का सीगा होगा तो नून छोटी ये बन जाएगा, यानी या मारूफ और नून का सीगा आ जाएगा आखिर में। जबकि अगर जमा को कोई सीगा है तो नून के साथ बड़ी ये या उसको हम इमाला कर देंगे या बड़ी ये आ जाएगी। तो मुराद ये है कि वो तो खैर एक अलग से बात है कि मस्दर जब इस्तेमाल होता है तो इसकी थोड़ी बहुत सूरत जो है वो तब्दील हो जाती है, जैसे आप देखिए। लेकिन जो बुनियादी बड़ा कायदा है वो यही है कि मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना आता है। तो ये पहचान का पहला कायदा है। जैसा कि आप उन तमाम मिसालों में देखिए कि हमने जो मिसालें पेश की, जैसे आना,
आना जाना, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, ये सारे मसादिर हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सब के इख्तिताम पर अलामत मसदर यानी नून अलिफ ना का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रहे कि हमारी ज़बान में बहुत से ऐसे अल्फाज भी आपको मिलेंगे कि जिनके आखिर में ना तो होगा लेकिन वो मसादिर नहीं होंगे, जैसे पुराना, सियाना, चूना, नाना, काना, ताना, बाना, राना वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि ये तमाम अल्फाज या अस्मा ऐसे हैं कि जिनके आखिर में आपको ना नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें मसदर की ज़ैल में नहीं रख सकते। तो क्या वजह है? तो आप याद रखिए कि जो पहचान है मसदर की, उसमें अगर ये है, ये ज़रूरी है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना या अलामत मसदर होगी, तो उसके साथ साथ उसकी एक शर्त ये भी है कि अलामत मसदर के साथ साथ उसमें किसी काम का करना होना या सहना भी बिला क़ैद ज़माना पाया जाता होगा। लिहाजा आप देखिए कि नाना, काना वगैरह इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए ये मसादिर नहीं है। आप देखिए नाना, क्या कोई काम उसमें नज़र आ रहा है आपको? इसी तरह काना, इसमें भी कोई नहीं है, ताना बाना में भी कोई नहीं है। अब आप देखिए जबकि हम जब कहते हैं खेलना, तो इसमें काम है लेकिन बिला क़ैद ज़माना है। तो जो मसदर की पहली पहचान है उसके मुताबिक अलामत मसदर होगी आखिर में, और उसके साथ साथ किसी काम का करना होना या सहना भी बिला क़ैद ज़माना उसमें मौजूद होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें मसदर की पहचान के इस तरीक़े के अलावा उर्दू में मसदर की पहचान का एक और तरीक़ा राइज है, और वो ये है, और वो ज़्यादा कह लीजिए कि ज़्यादा अहम है और उससे ज़्यादा अच्छे तरीक़े से आप मसदर की पहचान कर सकते हैं। और वो ये है कि अगर मसदर के आखिर से अलामत मसदर ना हटा दी जाए तो पीछे बचने वाला हिस्सा फ़ेल अम्र बन जाता है, यानी ऐसा फ़ेल जिसमें मुखातिब को किसी काम का हुक्म दिया जाए। मसलन आप जितने भी मसादिर हैं उनसे ज़रा ना हटा कर देखिए तो आप पर यह तरीक़ा वाज़े हो जाएगा। जैसे लिखना से ना हटा दिया तो बाकी बचा लिख जो फ़ेल अम्र है। इसी तरह रोना से ना हटाया तो बचा रो जो फ़ेल अम्र है, यानी आप हुक्म दे रहे हैं ना उसे मुखातिब को कि रो। इसी तरह आप पढ़ना से पढ़, ये भी आप उसको हुक्म दे रहे हैं, यानी आपने जैसे जैसे अलामत मसदर हटा दी वैसे वैसे वहाँ जो बकिया हिस्सा बचा वो फ़ेल अम्र हो गया। इसी तरह लिखना से लिख, सोना से सो, जागना से जाग, धोना से धो, पढ़ना से पढ़ वगैरह वगैरह, ये सारे आप देख सकते हैं कि अलामत मसदर हटने के साथ ही फ़ेल अम्र बन गए। यूँ आप तमाम मसादिर से ना हटाते जाएं तो आपको फ़ेल अम्र हासिल होते जाएंगे। ताहम ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ना तो हो लेकिन वो मसादिर ना हों, ठीक है, उनके साथ अगर आप ये तरीक़ा अपनाएंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यानी अब आपने जो पहली पहचान देखी थी उसमें आपने देखा था ना कि कुछ अल्फाज हमारे पास ऐसे भी मौजूद हैं जिनके आखिर में ना तो पाया जाता है लेकिन इसके बावजूद वो मसदर की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरते। वजह यह है कि उनमें कोई काम मौजूद नहीं होता या हरकत जो है वो नहीं उनमें नज़र आती। अब यहाँ पर जो दूसरी पहचान का कायदा है उसके मुताबिक भी अगर आप ये तरीक़ाकार भी अपनाएंगे ना तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि वो अस्मा बेशक आखिर में ना रखते हैं लेकिन फिर भी वो मसदर की कैटेगरी में नहीं शुमार होते। वजह क्या है कि जब आप उन अस्मा से ना हटाएंगे तो आपको कोई भी फ़ेल अम्र हासिल नहीं होगा क्योंकि वो मसदर ही नहीं है, लेकिन उनके आखिर में ना ज़रूर है। तो आप मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर काना एक लफ्ज़ है, यकीनन इसके आखिर में ना है लेकिन चूँकि हरकत नहीं पाई जा रही, कोई काम नहीं पाया जा रहा, इसलिए मसदर नहीं है। तो जो दूसरा पहचान का हमने तरीका अपनाया था उसके मुताबिक भी अगर आपको इसको ना हटा कर देखिए तो बाकी क्या बचा? का। तो क्या का जो है ये फ़ेल अम्र है? यकीनन का फ़ेल अम्र नहीं है, उसमें किसी काम का हुक्म नहीं दिया जा रहा। तो दूसरा पहचान का जो कायदा है उससे भी आप पर वजाहत हो जाती है कि असल मसदर कौन सा है, यानी मसदर कौन सा है, और जो कुछ अलामत तो अपने नाम के आखिर में रखता है लेकिन फिर भी वो मसदर की कैटेगरी पर पूरा नहीं उतरता, तो उनकी भी वजाहत बड़ी आसानी से हो जाती है। इसी तरह आप देखिए ताना का ना हटा दीजिए
ता बचा तो वो फ़ेल अमर नहीं है। तो सिर्फ ये दो कायदे आपने जहन में अपने रखने हैं मस्दर को, उर्दू में मस्दर को पहचानने के बड़े आसान से तरीक़े हैं जो हमारे यहाँ राइज हैं। पहला तरीक़ा यही है कि अलामत मस्दर के साथ साथ किसी काम का करना होना या सहना बेक़ैद ज़मान मौजूद होता है। दूसरा तरीक़ेकार मस्दर को पहचानने का ये है कि अगर अलामत मस्दर ना हटा दी जाए तो बाकी बचने वाला हिस्सा जो है वो फ़ेल अमर होता है। उम्मीद है मस्दर की पहचान का कायदा आप पर वाज़ेह हो गया होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। तो एक और अहम सवाल जो हमारे यहाँ उमूमन तलबा के जहन में भी सर उठाएगा या उमूमन पूछा जाता है, वो ये है कि मस्दर को इस्म क्यों कहते हैं। यानी आप देखिए मैंने इसमें नकीरा की ज़ैल में मस्दर को रखा, गोया हम इसको इस्म की ज़ैल में पढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने जाना कि मस्दर से इस्म के साथ साथ अफ़ाल भी बनते हैं। जब आप तारीफ़ पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये तारीफ़ में पढ़ा था कि मस्दर से इस्म के साथ साथ फ़ेल के सीगे भी बनते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो मसादिर राइज हैं वो हैं ही फ़ेली मसादिर। यानी हम जब मस्दर के कायदे पढ़ते हैं तो उमूमन हम उनसे फ़ेल बनाने के हवाले से कायदे देख रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो मिसालें भी दी थी, लिखना से लिखता है, लिखेगा, तो ये सारे अफ़ाल ही हैं ना जो मस्दर से बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो बल्कि ज़्यादा यही राइज है, फ़ेली मस्दर ही राइज है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम जब एक मस्दर से इस्म भी निकल रहे हैं, फ़ेल भी बन रहे हैं, तो फिर हम उसको इस्म क्यों कहते हैं, फ़ेल क्यों नहीं कहते। तो ये एक सवाल है। और इसके अलावा आप देखिए कि मस्दर में हरकत या किसी काम के होने, करने या सहने के मानी भी पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि फ़ेल में भी हरकत पाई जाती है और फ़ेल का मतलब ही काम होता है, तो यानी उसमें भी काम के करने, होने या सहने के मानी मौजूद होते हैं। तो फिर मस्दर इस्म क्यों कहलाता है, फ़ेल क्यों नहीं कहलाता। आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फ़ेली मसादिर को ही मस्दर माना जाता है, और अफ़ाल के बाब में मज़ीद तफसील से फ़ेली मसादिर के बारे में जब हम जानेंगे तो आप पर ये बातें ज़्यादा वाज़ेह होंगी। लेकिन इसके बावजूद हम मस्दर का मुताला इसमें नकीरा की ज़ैली क़िस्म यानी इसमें मस्दर के तौर पर करते हैं। तो बगौर मुशाहिदे से इस सवाल का जवाब आपको इसमें मस्दर की तारीफ़ात में ही मिल जाएगा। यानी मस्दर में किसी काम का करना, होना या सहना या हरकत का इजहार तो ज़रूर मिलता है, ताहम ये हरकत बेक़ैद ज़मान होती है। यानी इस काम या हरकत में ज़माने या वक्त की कोई कैद नहीं होती। जबकि फ़ेल में आपको अगर ज़रा फ़ेल की तारीफ़ आप जहन में आपके दोहराएं तो उसमें क्या होता है, उसमें काम ज़माने या वक्त का भी पाबंद होता है, बल्कि फ़ेल के लवाजिम में ही शुमार है कि कोई ना कोई ज़माना ज़रूर होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वक्त ज़रूर होना चाहिए। लिहाजा जब हम मसादिर से अफ़ाल बनाते हैं तो वो भी ज़माने के पाबंद हो जाते हैं, ताहम मस्दरी सूरत में बरकरार रहते हुए उनमें ज़माने और वक्त का तयन नहीं होता। मसलन लिखना एक मस्दर है और ये यकीनन एक काम भी है, लेकिन काम के साथ कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। यानी ये काम कभी भी किया जा सकता है। जबकि अगर इसी लिखना मस्दर से लिखता है, लिखा या लिखेगा जैसे सीग़े अफ़ाल बनाएंगे तो अब ये फ़ेल हो जाएगा। और आपने देखा लिखता है में हाल का सीगा, लिखा में माजी, जबकि लिखेगा में मुस्तकबिल का सीगा पोशीदा है। तो गोया काम या हरकत के साथ वक्त की कैद तभी हुई जब मस्दर से अफ़ाल बनाए गए। यानी जब तक मस्दर अपनी असली हालत में कायम रहा, मस्दरी सूरत में कायम रहा, तो उसमें काम या हरकत तो ज़रूर थी लेकिन वक्त की कोई कैद नहीं थी। लेकिन जब उस मस्दर से हमने कोई फ़ेल बना लिया तो फिर अब चूँकि वो फ़ेल हो चुका है, लिहाजा उसमें वक्त भी लाजमी आ गया। इसी तरह पढ़ना भी एक मस्दर है जिसमें काम का तयन तो है, ताहम ये नहीं जाना जा सकता कि किस ज़माने या वक्त के किस हिस्से में पढ़ा गया, या पढ़ा जा रहा है या पढ़ा जाएगा। लिहाजा पढ़ना बिला कैद ज़माना हरकत के बाइस इसमें मस्दर कहलाएगा। इसी तरह आप तमाम मसादिर को परख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वजाहत हो गई होगी कि मस्दर को फ़ेल के बजाय इस्म क्यों कहा जाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि चूँकि मस्दर में बेशक आप जानते हैं कि हरकत और काम पाया जाता है या काम का करना, होना या सहना मौजूद होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर बिला कैद ज़मान होता है इसलिए हम इसको इस्म की ज़ैल में लेकर आते हैं। और दूसरी बात ये कि मस्दर से इस्म और अफ़ाल
दोनों बनते हैं, और जब किसी मस्दर से फ़ेल बनेगा तो चूंकि अब वो फ़ेल हो जाएगा इसलिए उसमें ज़माना भी आ जाएगा। तो जब तक मस्दर अपनी मस्दरी सूरत पर कायम है तब तक उसमें ज़माने की कोई क़ैद नहीं होती, लिहाजा उसको फ़ेल नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि फ़ेल के लिए ज़रूरी शर्त है कि उसमें कोई ना कोई ज़माना या वक्त ज़रूर पाया जाए या वक्त का तयन ज़रूर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस मस्दर को इस्म क्यों कहा जाता है इस बात की वजाहत अच्छे से आपको हो गई होगी। तो इसलिए हम थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। अब आपने अभी तक जो है वो इसमें मस्दर की तारीफ़ जानी, इसमें मस्दर की जो अलामत है उसे आपने देखा कि वो क्या है, और इसी तरह उर्दू में मस्दर की पहचान के कायदे या तरीक़ेकार जो राइज हैं उनके बारे में आपने जाना, और इसके साथ साथ मस्दर को इस्म क्यों कहा जाता है उस पर भी थोड़ी बात हमने की। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि एक मुख्तसर सी सरगर्मी आपके सामने रखी है। इन तमाम जो मसादिर हैं ये जो आपके सामने मौजूद हैं इनसे आपने फ़ेल अम्र बनाना है। आपको पता है कि किस तरह से आप मसादिर से फ़ेल अम्र बना सकते हैं। इस सरगर्मी को करने के बाद अगर आप थोड़ा आगे जाएं तो एक और सरगर्मी है, ये भी बहुत आसान सरगर्मी है। इसमें मैंने 6 जुमले दिए हुए हैं, उन जुमलों में आपने अस्माए मसादिर की निशानदेही करनी है। याद रखिए कि मस्दर की पूरी निशानियां मौजूद होंगी तो ही आप उसे मस्दर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मस्दर किसी मस्दर से फ़ेल बन गया है तो आप उसको मस्दर करार ना दीजिएगा, क्योंकि अब वो उसकी फ़ेली शक्ल हो गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक जुमला मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि तुमने इस कदर तेज़ दौड़ना कैसे सीखा। अब आप देखिए कि वाज़ेह हो रहा है कि इसमें दौड़ना जो है ये मस्दर है, क्योंकि इसमें काम या हरकत भी मौजूद है लेकिन ज़माने की कोई क़ैद नहीं है। अब सीखा जो है, अब आप देखिए कि ये फ़ेल है, फ़ेल का सीगा है, फ़ेल माजी का सीगा है। हालांकि ये फ़ेल माजी का सीगा भी किससे बना है? मस्दर से बना है, सीखना मस्दर से बना है। लेकिन चूंकि अब ये फ़ेल बन चुका है तो इसको की निशानदेही आपने नहीं करनी, बल्कि सिर्फ अस्मा में से आपने, इन तमाम जुमलों में से आपने अस्माए मसादिर को चुनना है और उनकी निशानदेही करनी है। जी, तो इसके बाद एक और सरगर्मी है, उसमें आप देखिए कि कुछ मिसालें पेश की गई हैं। इन मिसालों में से आपने मसादिर अलग करने हैं और दीगर कोई अस्मा वगैरह जो हैं उनको अलग कर देना है। आप देखेंगे जब आप अगर सही आपको तफ़हीम हो गई है तो आप जब इनको दोहराएंगे तो फिल फौर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन मिसालों में कौन सा असल में इसमें मस्दर है और कौन सा इसमें मस्दर नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन सरगर्मियों के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें मस्दर की अक़साम कौन कौन सी हैं। आपके सामने आपको मुजव्वज़ा खाका नज़र आ रहा है। असल में ये वो खाका है जिसको हम आइंदा लेक्चर्स में भी लेकर चलेंगे और इस खाके के मुताबिक हम इसमें मस्दर की ज़ैली अक़साम का जायज़ा पेश करेंगे। इसमें मस्दर की मुख्तलिफ़ अक़साम आपको मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद में मिल जाएंगी। हमारे यहाँ आम तौर पर मस्दर फ़ेली को ज़्यादातर जो है वो मस्दर बताया जाता है, यानी जो फ़ेल बनता है मस्दर से उसी के हवाले से हम ज़्यादा बहस व तमहीज़ करते हैं, और उसी के हवाले से कई अक़साम भी मुख्तलिफ़ कुतुब में दर्ज की गई हैं जिनमें आपको तनव्वु मिलेगा, यानी मुख्तलिफ़ हवालों से मस्दर की अक़साम को पेश किया गया है, ताहम ज़ैली अक़साम के बयान में ही ज़्यादातर तनव्वु मिलता है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर किताबों में मानी के हवाले से मस्दर की अक़साम पर ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है, यानी मस्दर लाज़िम और मस्दर मुतअद्दी, जबकि कुछ के यहाँ कई दूसरे हवालों से जैसे बनावट के लिहाज से, बलिहाज फ़ाइल या बेलिहाज कमी बेशी अल्फाज भी मसादिर की अक़साम बयान की गई हैं। इस सिलसिले में आपको बहुत सी पेचीदगियाँ भी नज़र आएंगी, यानी बहुत से बातें जो है वो रिपीट भी हो रही हैं। यानी आप देखेंगे तो वही बातें जो हम मस्दर में करेंगे, जब आप फ़ेल के कायदे पढ़ेंगे तो उस तरह की मालूमात आपको फ़ेल के कायदे में भी नज़र आएंगी। वजह यह है कि फ़ेल भी चूँकि मस्दर से ही बनता है, लिहाजा बहुत सी बातें उनमें दोहराई जाएंगी। ताहम चूँकि ज़्यादा अहम और मारूफ अक़साम मस्दर लाज़िम और मस्दर मुतअद्दी ही हैं, बाकी तो उनके इस्तेमाल के मुख्तलिफ
तरीक़े हैं। लिहाजा हमने कोशिश की है कि नहायत सहल अंदाज से मस्दर की बुनियादी अक़साम पर रोशनी डाली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफी निकात से इज्तिनाब करते हुए मस्दर की अक़साम के हवाले से कुछ बुनियादी बातें आपके गोशगुजार कर दी जाएं। इस सिलसिले में मैं हमेशा ये कहूँगी कि याद रखिए कि क़वाइद इंशा के सिलसिले में कोई बात भी हरफ़े आखिर नहीं होती और हम अक्सरियत या उमूमियत की बुनियाद पर एक ज़बान क़वाइद के मसाइल आपके सामने पेश करते हैं जिसमें इख्तलाफ राय और मुस्तस्नियात की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने अब तक जितने लेक्चर्स लिए आपने देखा होगा हम अक्सर कुछ कायदे आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही हम कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी आपके सामने पेश करते हैं या ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी आपके सामने लेकर आते हैं या इस्तिस्नाई सूरतें लेकर आते हैं जिन पर वो क़वाइद लागू नहीं होते। तो इससे क्या आपको समझ आती है कि हरफ़े आखिर कुछ नहीं है और बहुत सी जगहों पर कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब क़वाइद बनाए जाते हैं तो उसमें उमूमियत का रंग होता है, यानी जो ज़्यादा पर अप्लाई हो रहा होता है, ज़्यादा पर मुंतबिक हो रहा होता है, तो इस वजह से हम उसको क़वाइद की ज़ैल में ले आते हैं और कुछ एक दो चीज़ें जो है जो वो इस्तिस्नाई सूरतें रखती हैं उनकी गुंजाइश हमेशा निकल जाती है। खैर, इस तमहीदी गुफ्तगू का यही मकसद है कि यहाँ आपको इसमें मस्दर की अहम और बुनियादी अक़साम से रूशनास कराया जाएगा जो मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद में भी थोड़ी कमी बेशी के साथ आपको मिल जाएंगी। ताहम हमारी कोशिश यही रहेगी कि निसाबी ज़रूरियात के तहत सिर्फ़ अहम निकात और अहम अक़साम को ही आपके गोशगुजार किया जाए और फ़रोई बातों या गैर अहम हवालों से इज्तिनाब किया जाए। लिहाजा हमने यहाँ मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद से इस्तिफ़ादा करते हुए इसमें मस्दर को 3 मारूफ हिस्सों में तकसीम किया है और फिर आगे उनकी ज़ैली अक़साम भी पेश की हैं। तो आप देखिए कि कौन सी ये 3 मारूफ अक़साम हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो मुजव्वज़ा खाका तरतीब दिया है उसमें सबसे पहले तो हमने इसमें मस्दर को 3 मारूफ हिस्सों में मुनक़सिम किया है। पहला हिस्सा है इसमें मस्दर की अक़साम बलिहाज़ मानी, दूसरा है जी बलिहाज़ फ़ाइल इसमें मस्दर की अक़साम और तीसरा हिस्सा जो है वो है बलिहाज़ बनावट इसमें मस्दर की अक़साम। आप देखेंगे हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि इन्हीं हिस्सों के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो अक़साम हैं उनको पेश कर लिया जाए। तो बलिहाज़ मानी जो इसमें मस्दर की अक़साम है असल में ये ज़्यादा अहम है और ज़्यादातर कुतुब क़वाइद में आपको यही मिलेंगी। ये 2 बुनियादी इसकी तकसीम की जाती है, यानी 2 बुनियादी हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। मानी के लिहाज से मस्दर की अक़साम 2 पेश की जाती हैं, एक है मस्दर लाज़िम और दूसरी है मस्दर मुतअद्दी। अब मस्दर मुतअद्दी को भी आगे मज़ीद 2 ज़ैली अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी बनावट के लिहाज से मुतअद्दी मसादिर की अक़साम और मफ़ूल के लिहाज से मुतअद्दी मसादिर की अक़साम। तो बनावट के लिहाज से हम देखते हैं कि मुतअद्दी मसादिर की 3 अक़साम हमने की हैं। एक है मुतअद्दी बिनफ़्सिही, दूसरी है मुतअद्दी बिलवास्ता और तीसरी है मुतअद्दियुल मुतअद्दी। जबकि मफ़ूल के लिहाज से भी हम मुतअद्दी मस्दर की 3 ही किस्में करते हैं, मुतअद्दी बयक मफ़ूल, मुतअद्दी बदो मफ़ूल और मुतअद्दी बसे मफ़ूल। जबकि अब ये इसकी वजाहत इंशाल्लाह हम आइंदा लेक्चर्स में करेंगे इन तमाम ज़ैली अक़साम की भी और मानी के लिहाज से इसमें मस्दर की अक़साम की भी। अच्छा, अब आप देखिए कि जो दूसरा हिस्सा हमने किया है इसमें मस्दर की अक़साम का वो है फ़ाइल के लिहाज से इसमें मस्दर की अक़साम। इसमें आप देखिए कि 2 ज़ैली अक़साम आपको नज़र आ रही हैं, मस्दर मारूफ़ और मस्दर मजहूल। जब आप फ़ेल का कायदा पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको फ़ेल मारूफ़ फ़ेल मजहूल नज़र आएगा और वो मिलता जुलता है। वजह यही है कि मस्दर से ही फ़ेल बनता है। अच्छा जी, अब जो तीसरा हिस्सा हमने किया है बनावट के लिहाज से मस्दर की अक़साम, तो उसमें भी हमने 2 ज़ैली जो है वो अक़साम पेश की है, यानी मस्दर असली या मस्दर वज़ई या मस्दर मौजू। इसको मस्दर मुफ़रद भी कहा जा सकता है। इसी तरह दूसरी इसकी किस्म है मस्दर जाली, मस्दर फ़रई या मस्दर गैर वज़ई या मस्दर गैर मौजू, इसको मुरक्कब भी कह सकते हैं। अब या इसको तरकीबी मस्दर की ज़ैल में भी पेश करते हैं। तो अब अगर आप देखिए तो जो ये सारी अक़साम हैं इन तमाम अक़साम को तो हमने बयान करना ही है, लेकिन इनके ज़ैल में
थोड़ी थोड़ी बातें हम मज़ीद शामिल करते जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो बनावट के लिहाज से जो हमने इसमें मस्दर की अक़साम की हैं, उन्हीं के तहत हम मुफ़रद और मुरक्कब मस्दर को भी देख लेंगे। और इसी तरह जो मानी के लिहाज से हमने मस्दर की अक़साम की हैं और मस्दर मुतअद्दी की आगे ज़ैली अक़साम की हैं, उन्हीं के तहत हम महदूद मसादिर जो उर्दू में पाए जाते हैं उन पर भी बहस कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ कुतुब में आपको सिर्फ बलिहाज़े मानी ही मस्दर की अक़साम मिलेंगी कि असल में बुनियादी तौर पर यही मस्दर के मारूफ अक़साम हैं, जबकि कुछ के यहाँ बनावट के तौर पर मस्दर की अक़साम का हवाला भी पेश किया जाएगा। इसी तरह बलिहाज़े फ़ाइल मस्दर की जो अक़साम पेश की गई हैं, आप देखेंगे कि फ़ेल के बाब में हम उन्हें फ़ेल की अक़साम के तौर पर भी उनका जायज़ा लेंगे जबकि वहाँ पर वो फ़ेली हालत में होंगी, क्योंकि असल में हमारे यहाँ मस्दर से अफ़ाल बनाने के कायदे बहुत आम हैं, और लेकिन वहाँ पर ये होता है कि वो फ़ेल की चूँकि शक्ल होती है, लिहाजा और आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि फ़ेल जो है वो हमेशा मस्दर से ही बनता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वो लिखता है, वो लिखेगा, या उसने लिखा, तो अब देखिए ये तमाम अफ़ाल लिखता है, लिखेगा, लिखा, ये एक मस्दर है, लिखना उससे बने हैं। तो फ़ेल मस्दर ही से बनते हैं, लिहाजा उसमें भी हम कुछ जब फ़ेल के क़वाइद पढ़ेंगे तो आपको मस्दर के हवाले से ये जो अब आपने बातें सीखी हैं ये वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। यानी आप इन तमाम जो बातों को सीखा है आपने यहाँ पर, वो अमली तौर पर वहाँ पर आप उनको इस्तेमाल होता भी देखेंगे। इसी तरह कुछ कुतुब क़वाइद में आपको एक और हवाले से भी, यानी बलिहाज़े कमी बेशी अल्फाज के भी मस्दर की दो अक़साम मिलेंगी, यानी मस्दर मुजर्रद या मुफ़रद मस्दर और मस्दर मुरक्कब या मज़ीद फ़ी ही मस्दर। जबकि कुछ माहिरीन कुतुब इन अक़साम को बनावट के लिहाज से पेश की गई अक़साम में ही ज़म करते भी नज़र आएंगे। लिहाजा हमने भी हद्दुल इम्कान तकरार और गैर ज़रूरी तफसील से बचते हुए पेश करदा खाके में मस्दर को मारूफ और बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है, और आइंदा लेक्चर्स में इन्हीं की वजाहत आपके सामने लाई जाएगी, और उन्हीं के ज़ैल में हम कुछ और ज़ैली अक़साम यानी मुफ़रद, मुरक्कब और महदूद मसादिर को भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर में पेश करदा मस्दर की अक़साम के खाके को अगले लेक्चर से पहले अज़बर कर लीजिए, ताकि आइंदा लेक्चर में जब इनकी वजाहत बयान की जाए तो आप इन अक़साम और खाके की याददाश्त में महफूज होने के बाइस उन्हें जल्दी समझ सकें। तो जितना ज़्यादा आप इस खाके को अपने सामने रख के इसे अपनी याददाश्त में महफूज कर लेंगे और जान लेंगे कि किस तरह से हमने आइंदा लेक्चर्स में इसमें मस्दर की अक़साम को पढ़ना है, उतना ही आसानी के साथ आप अगले लेक्चर्स जो है वो समझ पाएंगे। लिहाजा जहन में ख़ुद भी स्केच बना लीजिए कि हमने बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया, फिर हर हिस्से के अलग से ज़ैली अक़साम पेश की, और उनमें से कुछ ज़ैली अक़साम की भी आगे हिस्से किए गए और उनकी कुछ अक़साम आपके सामने लाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खाके की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके लिए अगले लेक्चर्स मज़ीद आसान हो सके। इसके साथ साथ लेक्चर के इख्तिताम पर पेश करदा ख़ुद आज़माई को भी मुकम्मल कर लीजिए, ताकि आपको आज के लेक्चर की तफ़हीम का भी अंदाज़ा हो सके। याद रहे कि ये ख़ुद आज़माई आज ही के लेक्चर से मुतल्लिक़ है, और आज के लेक्चर में जो बातें आपको बयान की गई हैं उन्हीं से मुतल्लिक़ सवालात, मुख्तसर सवालात इसमें पेश किए गए हैं। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपके इल्म में रोज़ अफजूं इजाफ़ा करे और कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। आमीन। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।